बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। पाकिस्तान की 2-3 खबरें आपको दिखा रहा हूं और फिर सोचिए जरा, क्या मैं तो कहता हूं पाकिस्तान के लोग क्या नसीब लेके पैदा हुए हैं कि उनको ऐसी नेता और ऐसी सेना मिली है। और हालत दाने, मतलब घर में लोगों के खाना नहीं है। हाँ, अगर बाढ़ में घर टूट जाए तो सरकार के पास ना रुपया है ना टाइम की का किसी का घर ठीक करा दे। लेकिन नेता, इंपोर्टेड गाड़ियां, और आप कहें कौन सी छोटी बड़ी बात है इंपोर्टेड गाड़ियां? अरे इंपोर्टेड ऐसी वैसी नहीं, इंपोर्टेड क्लासिक ऐसी गाड़ियां जो सीधा अमेरिका से मंगवाई जाती हैं, वो उसका कलेक्शन दिखा रहा है नेता। एक मेरे घर में देखो 40-50 गाड़ियां खड़ी हैं, अभी तस्वीरें दिखाता हूं आपको। पहले बात आसिम मुनीर की, तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली, ये राज्य एक नासूर बन गया है आसिम मुनीर के लिए, क्योंकि इमरान खान की सरकार है यहाँ पे और वो बहुत पॉपुलर है, गजब का पॉपुलर है, तो असेंबली में भी उसके लोग ज़्यादा होंगे। यहाँ हंगामा हो गया। एक्चुअली एक विधानसभा सदस्य जो ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की पार्टी की थी, ये आसिम मुनीर की एक तस्वीर लेकर के आ गई दिखाने के लिए कि असेंबली में मैं ज़रा इमरान खान के नेताओं को चमकाती हूँ। आसिम मुनीर का पोस्टर लेकर के आ गई। तो इमरान खान क्योंकि पार्टी यहाँ पीटीआई वो पावर में है, सदन में हंगामा हो गया। तो विपक्षी पीएमएलएन, ये नवाज शरीफ की पार्टी है, इनकी महिला विधायक थी सोबिया शाहिद, इन्होंने आसिम मुनीर की पोस्टर जो है यूं लहरा दिए। तो विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, जो सामने स्पीकर बैठे हुए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी वालों को बुलाया कि ये हटाओ, ये तमाशा बंद करो, इसकी तस्वीर हटाओ यहाँ से। और फिर जो एमएलए जो थी उसकी आलोचना करते हुए स्पीकर ने कहा कि ये सेना में हैं, होंगे सीडीएफ, ये कोई नेता नहीं है, किसकी पोस्टर आप यूं लहरा रहे हैं। और इस हंगामे की वजह से ये बैठक स्थगित कर दी उन्होंने। और उससे पहले उन्होंने कहा कि आपको सीडीएफ की तस्वीर दिखाने की बजाय एक विधायक के तौर पर ये बताना चाहिए कि आपका काम कैसा है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि पाकिस्तान में किसी असेंबली के अंदर आसिम मुनीर के पोस्टर हटवाए जा रहे हैं। सुनिए आप जरा यहाँ क्या हो रहा था। सूबिया, आप जानबूझ के इस हालत को खराब कर रहे हैं, इसको सियासत में ना लाए। ये हमारा मेजर जनरल साहब है, आप बैठे, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है। सूबिया जी, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये फौज को रिप्रेजेंट करे। ये ले लें इनसे, ये चीज ले लें। तो ये हालत हो गई है। और पाकिस्तान की सेना की हालत क्या आपको मालूम है? पर पाकिस्तान में ही लोग, पाकिस्तानी ही ये चर्चा कर रहे हैं कि आसिम मुनीर के फौजी पीओके में पोस्टें छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। अब इनके एक पाकिस्तानी मेजर आदिल राजा, जो ये भी बागी हो गए, रहते हैं ये अब लंदन में, तो इन्होंने कहा कि मेरे पास ये खबरें हैं कि लोग पोस्टर छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। वैसे तो इसके वीडियो हैं, मैं भी तैयार करवा रहा हूँ, वो वीडियो अगर आ जाएगा इनके सैनिकों का तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो कह रहे हैं भाई नहीं, हम ऐसे काम कर सकते, हमारी सेना हमको देती क्या है। तो वो छोड़ के भाग रहे हैं। आदिल राजा ने ये दावा किया कि जितने लोग ये फौज से बगावत कर रहे हैं, इन लोगों को बदनाम करने के लिए या इनको इनके अंदर एक शर्म महसूस कराने के लिए कि ऐसा ना करें, ये कह के इनके गांव में मस्जिदों से ऐलान किए जा रहे हैं कि देखो देखो ये हिंदुओं से डर के भाग गया। सुनिए उनकी बात। जो कश्मीर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयमेंट है, वहां से लोग भाग रहे हैं जनाब। और इतना ज्यादा मजबूर हो गया है इस वक्त कमांडिंग ऑफिसर कि वो इस तरह के खत लिख रहा है। अब ये खत क्या है? ये खत जनाबे वन, ये देखिए लिखा हुआ है, और ये 7 नवंबर 2025 का खत है। इमाम मस्जिद को लिखा गया है, दशकीन तहसील अस्तोर, गिलगित बल्तिस्तान के अस्तोर तहसील में इमाम मस्जिद को एक खत लिखा गया है कि जनाब आपको मुतल्ला किया जाता है कि आर्मी नंबर फलाना, रैंक सिपाही तोकीर और रहमान मनवी वल सैयद रहमान, सकनत दशकन, डाक खाना खास, थाना अस्तोर, तहसील अस्तोर, जिला अस्तोर, अरसा 2 साल से 24 आजाद कश्मीर रेजिमेंट, जो कि सितंबर 2024 से बॉर्डर डिफेंस एरिया आजाद कश्मीर चिड़ी कोट सेक्टर में तैनात है और अस्करी खिदमात सर अंजाम दे रहा था। ये जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदू दुश्मन के डर से फौज से भाग गया है। आपने गांव की मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान करना है कि ये जवान इंडिया के डर की वजह से भाग गया है, आपकी ऐन नवाजिश होगी। लेफ्टिनेंट फॉर कमांडिंग ऑफिसर मोहम्मद उमैस, ये एजुडेंट ने लिखा है लेटर, कमांडिंग ऑफिसर की बिहाफ के ऊपर लिखा है। और ये जनाब आपका यहाँ पे यूनिट का नाम लिखा हुआ है और स्टैंप लगी हुई है 24 AK रेजिमेंट की, 24 आजाद कश्मीर रेजिमेंट के एजुडेंट ने खत लिखा है। तो ये हालत है साहब। और वो मैंने, अब वो वक्त लग जाएगा, वो बयान मैंने सुने हैं, कल प्रोग्राम में चले हैं शाम को हमारे यहाँ ही। वो सैनिक छोड़ छोड़ के कह रहे हैं मैं पाकिस्तान की फौज में नौकरी नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता।
और छोड़ के भाग रहा है, उसके गांव में ऐलान करवा रहा है कमांडिंग अफसर कि बता दो पूरे गांव को कि ये आदमी फौज छोड़ के हिंदुओं की फौज से डर के भाग करके आ गया। समीर जी। सर, पाकिस्तान फौज की ये हालत है कि जो उनको खाने का जो पैकेट मिलने वाली जो कंपनी थी, जो मतलब बहुत बर्फीले स्पॉट पे जो खड़े हैं या दूसरे सुविधाएं मिलने वाली जो सप्लाई करती थी उसके लिए खाना, बाकी उसकी कटौती आधी कर दी गई और उस कंपनी का इन्होंने पेमेंट नहीं करा तो उसको सप्लाई बंद कर दी है। ये हालत है कि जो सुविधाएं मिलती थी सैनिकों को, वो सुविधाएं आधी कर दी गई है पुलिस वालों की और वहाँ सैनिकों की। तो सैनिक क्यों बॉर्डर पे रहेगा? आप हथियार उन्हें जंग लगे हुए दे रहे हो, आप उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दे रहे हो। सर वो ठीक है, मैं तो इस बात से हैरान हूं कि इनकी मानसिकता क्या है, इनको हर चीज में हिंदू दिखाई देता है। राजनीति उनकी कि है उसको सर, बदनाम करो कि हिंदुओं से डर के भाग गया। पाकिस्तान का अस्तित्व तो हिंदू से नफरत करने के आधार पर टिका हुआ, वो बना इसी आधार पर। हिंदुओं से झगड़ा करके उन्होंने पाकिस्तान ले लिया और लगातार हिंदुओं का डर दिखा के, भारत का डर दिखा के तो नवाज शरीफ अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनके भाई शहबाज शरीफ अपनी राजनीति कर रहे हैं और आसिम मुनीर उसी दम पर राजनीति कर रहे हैं कि भाई भारत का डर दिखा रहे हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे प्रमोट नहीं करोगे तो भारत आपके छाती पर आकर बैठेगा। तो पूरी पाकिस्तान की अवाम को जिस तरीके से हिंदुओं का और भारत का डर दिखाकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, अब वहां की जनता को सचेत हो जाना चाहिए कि वो इस डर से बाहर निकले और इन भ्रष्ट नेताओं कमांडिंग अफसर गांव की मस्जिद में ऐलान करवा रहा है। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, एक तो ये कि मेरी रुचि ये जानने में है कि ये लोग भी पैंट सुखा रहे हैं या नहीं सुखा रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा जानने में रुचि है, क्योंकि अफगानिस्तान वाले में तो सुखानी पड़ी थी, तो ठीक है भाई, गिली हो गई तो सूख जाए। लेकिन सचमुच ये हालात अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं और कोई पाकिस्तानी व्यक्ति बता रहा है, ठीक है लंदन में बैठा हुआ है, सच बोलने पे तो वहाँ सूली पे चला जाएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा, लेकिन सच कुछ यही है। और मैं तो कह रहा हूँ इसको दूसरी तरह से देखिए। आप कह रहे हैं कि हिंदू शब्द उनको अब डरा रहा है। हिंदू तो उदार है, हिंदू आक्रमण नहीं करता, लेकिन अब बिना आक्रमण किए भी हिंदू डराने लगा है। और अगर ये स्थिति है तो इससे आप यूं भी समझें कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को कब तक पाकिस्तान अब संभाल पाएगा। वहां के लोग लगातार, जो बड़ी बड़ी आवाजें हैं वो लगातार बोल रही हैं कि इसको बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान के भीतर से जो हिस्सा है वहां हर दूसरे दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसकी खबरें बड़ी कम आती हैं क्योंकि सब बंद होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी बात बार बार हम सुन रहे थे और नरेंद्र मोदी भी कई बार कहते हैं, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर आज नहीं तो कल इधर आना तय है। समय कितना लगेगा बस उसका। और एक बात जो आपने ये साबित है अब तो ये कि इनकी सेना के अंदर, मैं नहीं कहता हर पाकिस्तानी की सेना में तो नस नस में हिंदुओं के खिलाफ जहर है और हिंदुओं के खिलाफ जहर ही भरा जाता है उनके यहाँ पर। अभी आप हथियारों की बात कर रहे थे तो चाचा ट्रंप वो तो दे रहे हैं हथियार। अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर फिर मेहरबानी दिखाई है, नोबेल प्राइज के लिए सिफारिश की उन्होंने। तो ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए एक तरीके की अपनी तिजोरी खोल दी है। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में F-16 विमान, उनके पास ज्यादातर F-16 है, 75 जहाज हैं उनके पास। तो स्क्वाड्रन में गिन लीजिए, एक स्क्वाड्रन में मेरे ख्याल से 18 या 20 जहाज होते हैं, तो मेरे ख्याल 4 स्क्वाड्रन तो F-16 है उनके पास। अब इनके रख रखाव के लिए, इनके नट बोल्ट टाइट करने के लिए, इनको मॉडर्न बनाने के लिए, इनमें नए सॉफ्टवेयर डालने के लिए $686 मिलियन, मतलब करीब 6,200 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा अमेरिका ने कर दी है। और इस डील के लिए 30 दिन का एक रिव्यू पीरियड होगा। और ये रिपोर्ट दी गई है कि ये रेगुलर मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया जा रहा है, कोई नए हथियार जो हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। और पहले भी ये लोग देते रहे, लेकिन यही ट्रंप थे ना 2018 में जब पिछले कार्यकाल में आए थे, इन्होंने ऐसी ही सारी सैन्य सहायता बंद कर दी थी अमेरिका की और कहा था ये सांप पालता है, हमारी पीठ में खंजर भोंकता है। अभी कल मैंने आपको बताया इस बार इतने हालात बदल गए कि सनम बन गया वो। अभी इन्होंने कल $1.25 बिलियन के लिए का फाइनेंस कराया है उनकी माइनिंग में, खदान के लिए, वहां पर मशीनें भेजने के लिए। और आज ये हथियारों की। सर एक चीज मेरी कंफ्यूजन है, ये जो पैकेज होता है ये फाइनल ये असिस्टेंस है, मतलब दे दिया या वो असिस्टेंस या वो ये पाकिस्तान पैसे देगा इसके? नहीं असिस्टेंस है, ये असिस्टेंस है, ये अमेरिका दे रहा है। अमेरिका दे रहा है उनको। अमेरिका पाकिस्तान के जहाज मेंटेन करने के लिए पैसा दे रहा है। देखिए दो चीजें उनके पास है नजर, एक अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस और दूसरा वो जो माइनिंग का काम है। तो ठीक है, इतना आप इतने 6200 करोड़ को ऐसे बोलते हैं, ट्रंप साहब के पास क्या है, चलता रहता है पाकिस्तान। हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कॉस्ट क्या है? नहीं मतलब मैं फिर आप कहेंगे भाई सर एक मासूम सवाल है, जब जहाज पाकिस्तान ने खरीद लिए तो उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस अमेरिका क्यों करा रहा है? नहीं टेक्निकली कराए मैं समझ सकता हूं कि भाई टेक्नीशियन हमारा होगा,
लेकिन पैसा भी वही दे रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। जैसे हम भी अपना राफेल वगैरह का पिया, पहले मिराज 2000 हमारे पास होता था, तो उसकी रिपेयरिंग या उसके जितने भी मेंटेनेंस के खर्चे होते थे वो भारत उठाता था, या फ्रांस उसको उठाया तो भारत उसको पे करता था। हम देते थे ना। अभी उसके पास पे करने के लिए कुछ है ये ही समझ नहीं रहे बात को। वो 18 बिलियन डॉलर उस पर विदेशी कर्ज है पूरा। और आप ये ट्रंप ने ठेका लिया है क्या सर उसकी फौज को पालने का? ट्रंप का ठेका पाकिस्तान ने ले रखा है। नहीं लिया है। और दूसरा ट्रंप ने भी का ठेका भी पाकिस्तान ने ले रखा है। नहीं लिया होता तो पाकिस्तान के साथ रिश्तों में ऐसी बड़ी चीजें नहीं आती जो ट्रंप ने यही किया है। आप जो सीनेट में गया है प्रस्ताव, उस प्रस्ताव में बहुत साफ कहा गया है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो प्रस्ताव गया है उसमें कहा गया है कि चूंकि ये वॉर ऑन टेरर में साझेदार है, वो लड़ रहा है आतंकवाद से, इसके लिए मजेदार प्रश्न ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। कौन सा आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है भाई? दूसरा हिस्सा महत्वपूर्ण है। अमेरिका कह रहा है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ये देना आवश्यक है, इसलिए आप दीजिए। और जब नेशनल इंटरेस्ट की बात हो जाती है तो कहां का हो जाता है? अफगानिस्तान हो जाता है, ईरान से जो झगड़ा चल रहा है वो हो जाता है। ये पूरी की पूरी सारा देश अपनी लोकेशन की खा रहा है, उस जगह बैठा है। साथ में उसका ठेका उन्होंने भी ले रखा है। भारत को बार बार निडिल करना है, ठीक है, उसके भी काम में निडिल नहीं करेगा तब अब यही अंतर दिखा देता। एक अंतर देख लीजिए हमारा और पाकिस्तान का, एक अंतर और इसी रिपोर्ट से जुड़ा हुआ। उसके जहाजों को मेंटेन करने का खर्चा अमेरिका दे रहा है। हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है उसने एक रिपोर्ट दी है पार्लियामेंट को, उसमें यह बताया है कि डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च क्या होता है सर? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी तकनीकें, डिफेंस टेक्निक और हथियार डेवलप करती है, डीआरडीओ ने 5 साल में स्वदेशी अनुसंधान से, अपनी रिसर्च से 5 साल में 2,64,156 करोड़ रुपए की बचत की है। अब ये बचत कैसे? ये मतलब जो तकनीक इन्होंने विकसित किया, जो हथियार इन्होंने विकसित किए, अगर ये हम ना करते, अपनी तकनीक से न बनाते तो हमको खरीदने पड़ते। तो उसकी बचत जो है वो 2.5 लाख करोड़ की है। हमने उसमें ही केवल इतना पैसा जो हमने बचा लिया। एक इस पर कमेंट त्रिपाठी दी। नहीं देखिए, ये सचमुच कमाल की चीजें हैं और हमने बहुत, जिसको कहते हैं कि रणनीतिक तरीके से पहले 85, फिर 100 के ऊपर और अब 250 के ऊपर ऐसी लिस्ट बनाई है जिसको हम किसी भी कीमत पर आयात नहीं करते, नंबर 1। दूसरा, हमारे यहाँ जितनी टेक्निक आई हुई है उस टेक्नोलॉजी को हम कोशिश करते हैं कि हम उसका पैरेलल डेवलप करें। तीसरा, अब नए सौदों में जितने एमओयू होते हैं डिफेंस के, उसमें एक लाइन लिखी होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी, यानी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप बेच के चले जाएंगे। इन सब वजहों से कमाल हुआ है और डीआरडीओ सचमुच कमाल कर रहा है। मैंने एक दिन जिक्र किया था, फिर से बोलता हूं, दुनिया की टॉप 100 कंपनी में अपने देश की भी 3 कंपनियां हैं, लेकिन अभी उनका हिस्सा बहुत छोटा है। चलिए ठीक। अब एक खबर जिसमें मुझे विशेषकर विजय जी की जरूरत लगेगी आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम सब में पाकिस्तान केवल ये गए हैं। पाकिस्तान में महंगाई, भूखमरी के हालात आप दुनिया जानती है, IMF, वर्ल्ड बैंक, सब रिपोर्ट में पता चलता है कि क्या हालात है। 40% शायद तो बेरोजगारी दर है। और क्या कह रहे थे? तो मैंने कहा गलत कहा, आपने कहा सबसे ज्यादा पाकिस्तान नहीं गया, मैंने कहा पाकिस्तान प्रेम सबसे ज्यादा विजय जी का है। अरे ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें। पाकिस्तान में दोस्त हो सकते हैं उनके, क्योंकि कई लोगों से बोलचाल होगी, तो जनता को रोटी नहीं मिलती। पाकिस्तान के नेताओं की ठाठ देखिए आप, इनकी शान शौकत देखिए। पाकिस्तान के नेता कैसी लग्जरी में जीते हैं। एक वीडियो आपको बस देखना है, इसमें बिल्कुल जो क्या कहते हैं इनको सर, क्लासिक कार्स का एक शब्द होता है ना सर, हमारे विंटेज कार, इसका कलेक्शन एक व्यक्ति दिखा रहा है। इनका नाम है सरदार नबील अहमद गबोल। 2024 से पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के ये हिस्सा हैं, नेशनल असेंबली के। इससे पहले ये 2008 से 11 तक वहाँ पे मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनके पास क्या कलेक्शन है लग्जरी गाड़ियों का, 1-2 नहीं। अंग्रेजों के ज़माने से लेकर के आज तक की सारी गाड़ियाँ बंगले में खड़ी की हुई है। तो बंगला भी कितना बड़ा होगा, जागुआर, थंडर, रोल्स रॉयस, मतलब मर्सिडीज वगैरह तो छोटी चीज है इनके लिए। देखिए वीडियो देखिए जरा। बेंटली साफ सुथरा आज इसको निकाल रहा हूं मैं, आज इसको बहुत जबरदस्त कलेक्शन है। रोल्स रॉयस तो आप लोगों ने देखा ही होगा।
कैडलैक कन्वर्टेबल है और इस गाड़ी की जो बात ही और आप उधर से घूम के आएंगे तो फ्रंट पे आपको नजर आएगा। ये देखिए, ये कौन सी गाड़ी पहचान पा रहा आपने से? विजय जी वैसे तो खुद ही बता रहे हैं, उनकी बात वो तो तो सुनाते सारी रहिए। बात बता रहे कबोल हैं साहब की अपनी आवाज हर सुनाते गाड़ी रहिए। के बारे में वो बता रहे हैं कि किस तरह। ये कैलिफोर्निया से मंगाया, कैडलैक का साइन देके चला था, ठीक है ना, ये कैलिफोर्निया से मंगाया और इसका कन्वर्टेबल है। ये देखें कि इसका छत उतरता है पूरा कन्वर्टेबल है। कैलिफोर्निया का ही है। हाँ, ये तो बहुत डबल वो लगती है इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी डबल लगती है, और ये तो पाकिस्तान में तो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा पड़ी होगी। कौन सी अगली गाड़ी बता रहे हैं कबूल साहब? फिर आप इस पे आ जाए। ये रोल्स रॉल्स रॉयस है। रोल्स रॉयस का आप ये साइड पे देखेंगे तो थोड़ा देखिए, ये इसका लुक असल ये बनता सर, है। ये हालात आम है क्या पाकिस्तान के नेताओं के? देखिए, दो चीज़ है ना, पाकिस्तान को जानने के लिए यही बात हम लोग अक्सर करते हैं। भारत और पाकिस्तान में एक बड़ा फ़र्क क्या है कि हिंदुस्तान जो है एक मिडिल क्लास कंट्री है। तो मिडिल क्लास कंट्री का मतलब कि एक बहुत बड़ी आबादी है जो ठीक ठाक से जी रही है। पाकिस्तान में या तो बिल्कुल बीपीएल किस्म के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है, और फिर दूसरी तरफ ये नवाब साहब जैसे लोग हैं जो पॉलिटिशियंस हैं और आर्मी ऑफिसर्स हैं। आर्मी के लोग भी आर्मी इतने के लोग अमीर हैं? उतने ही करप्ट, मतलब मोस्ट करप्ट आर्मी पाकिस्तान की होगी। और कराची में आप जाएंगे, इस्लामाबाद में जाएंगे, 2 शहरों में बड़े तौर पे पूरा रावलपिंडी तो खैर आर्मी का एरिया है, तो वहाँ पर ऐसे लोग मिलेंगे और नेताओं के पास भी बहुत बड़ी तादाद में। और इसीलिए वहाँ जो गरीब आवाम है उसके पास खाने के लिए भी पैसा घर नहीं देखे हैं आपने इन लोगों के? है। घर देख, मतलब घर क्या होता है, घर तो आप वही मिडिल क्लास वाली होते हैं, बड़ी कोठियाँ, आलीशान कोठियाँ। और पाकिस्तान में इतनी बड़ी पार्टीज होती सौरभ हैं, जी, आप धीरे-धीरे इतनी बड़ी पार्टीज होती है जो हम लोग यहाँ पर सोच भी नहीं सकते। हर रात को जो बंगलोज में बड़ी बड़ी जिस तरह की पार्टीज होती हैं, और इतना पैसा, मतलब नाबोल साहब के पास तो बहुत गाड़ियाँ, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत गाड़ियाँ होती हैं। और नॉर्मली अच्छी गाड़ियाँ पाकिस्तान के जो रिच लोग हैं वो रखते हैं, जो हिंदुस्तान में एक किस्सा आप कम लोग लोग आपको सुना चुके हैं वैसे पहले, लेकिन इससे या जुड़ता है तो दोबारा बता देता हूँ कि एक सीआईए अफसर ने एक इंटरव्यू दिया, अभी पूर्व सीआईए अफसर ने, तो उन्होंने किस्से में ये बताया कि जब ये बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थी तो वो और उनके पति जरदारी को देश निकाला मिला हुआ था, तो ये दुबई में रहते थे। तो दुबई में उन्होंने कहा कि हम सीआईए के लोग थे तो हर आदमी से मिलते थे, पाकिस्तान में पोस्टेड थे, उन्हें हम दुबई गए बेनज़ीर भुट्टो से मिलने, वो और उनका सीनियर अफसर वहाँ बैठे, तो उनको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मेन गेट जो घर का होता है खुलने की आवाज़ आई, और एक गाड़ी अंदर आई, उस गाड़ी की आवाज़ हमने सुनी। तो वो कहती है बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त हमसे ये कहा कि अगर ये एक और बेंटली गाड़ी लेकर के आया ना तो आज मैं इसे मार दूंगी। किसके लिए कह रही थी वो? अपने पति जरदारी के लिए, आसिफ साहब कि आज अगर ये एक और गाड़ी खरीद के ले आया तो मैं इसे मार डालूंगी। जरदारी साहब का एक ये किस्सा- हालत है साहब, जरदारी ये साहब का ठाठ एक है। किस्सा सुना था पाकिस्तान का ही, हाँ। कि हम वहाँ थे तो मुलाकात हो रही थी, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, फिर आसिफ जरदारी साहब के घर गए, तो सर 200 मीटर अंदर जाना पड़ा मुझे उनके घर के अंदर जाने के लिए। और वो ज़मीन नहीं, मतलब कोई ग्राउंड नहीं था, कंस्ट्रक्टेड एरिया, 200 मीटर ड्राइववे जैसा, मतलब नहीं कंस्ट्रक्टेड, मतलब कि बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें ऑफिस है, सुंदर महिलाएं हैं, युवा सब लोग हैं, और 200 मीटर अंदर जाके जरदारी साहब के दर्शन हुए। तो वो उस तरह का आलीशान काम वहाँ पर होता है। नवाज शरीफ साहब का घर का हाल देखेंगे तो वहाँ पर भी बड़ा, किसी से तुलना कर सकते हैं हिंदुस्तान में किसी के? हिंदुस्तान में मोटे तौर पर ऐसे नहीं होते, नहीं होते। मैंने नहीं, नहीं देखे, मतलब ऐसा- इंडस्ट्री ऐसा नहीं, नहीं, नहीं बड़े पॉलिटिशियंस के लिए, पॉलिटिशियंस की बात कर, मैं नहीं, politicians पॉलिटिशियंस में भी नहीं, बहुत पटियाला, politicians। उनका अमरिंदर क्या, अरे तो वो राजा है, पहले यार, से आप राजा देखो, है वो ना, महाराजा है। हाँ तो ऐसे ढेर अमरिंदर सारे हैं। महाराजा है, माधवराव सिंधिया के वो भी महाराजा महाराजा है, है। वो आप महाराजा पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, एमपी जो जनरल होंगे वो वहां पर ऐसा नहीं होगा नॉर्मल। और आर्मी ऑफिसर्स भी इस तरह के करप्ट नहीं मिलेंगे। नहीं, आर्मी ऑफिसर तो यहाँ इस तरह के नहीं मिलेंगे, आर्मी फ्लैट में रहते हैं, मतलब वो तो हमारे अगर जन- होंगे भी तो छिपा के रखते हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा नहीं, ऐसा मैं नहीं आपको है। बताऊं, हमारे यहाँ जो आर्मी चीफ भी रहा होगा वो ज्यादा से ज्यादा चंडीगढ़ में उसने एक कोठी बनाई। मोहाली में एक ज्यादा बस से यही ज्यादा। सब मोहाली में कोठियां एक- हैं, हाँ, ठीक है, बस। और उतना तो होना भी और चाहिए। यहाँ इतने हम तो जानते हैं, हमारे आर्मी कमांडर्स इतने, नेवल चीफ हमारे अब आते रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं जी। नहीं, कि लेकिन कोई फ्लैट में रहता है, किसी ने चलो लेकिन एक मकान मैं बना कह लिया रहा दो हूं, मंजिला। अपने नेताओं को आप इतना भी हल्के में मत लीजिए। अभी तो बिहार चुनाव के समय वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे ने जिनकी बीघों में बनी हुई कोठी दिखाई दे रही थी। अरे जब दिख रहा था वो भी क्या था, मतलब सर आप इसको देखिए एक बार वहां पर जाके कि क्या आलीशान अब कोठियां ये होती तो है, इसके क्या लिए सर आलीशान- कब्जा करना पड़ेगा सर, हम तो पहले जाएंगे नहीं। उसके लिए टिकट पासपोर्ट हम लोगों का बनवा दें, वीजा वगैरह तो समीर जी के पास कोई खबर होगी जरूर पाकिस्तानियों के पैसे की।
इस तरह इनके पास खुला खेल है इनका, तो उसमें कोई जासूसी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सब जानते हैं कि कैसा पैसा वो लोग भ्रष्टाचार से बनाते हैं, हथियारों से बनाते हैं, स्मगलिंग से बनाते हैं, ड्रग्स से बनाते हैं। और वहाँ के जो फौजी किस तरीके से व्यवसाय कर रहे हो, पाकिस्तान की तो फौजी कुछ बिजनेस करती है, वो सारे वहाँ के जो सेनाध्यक्ष रहे, ब्रिगेडियर रहे, बड़े लेफ्टिनेंट जनरल रहे, अरबों खरबों रुपए का करप्शन करते हैं तमाम तरीके से, और विदेश रिटायर होते हैं, विदेश में जाकर बस जाते हैं। अब बाजवा साहब रिटायर होकर विदेश में जाकर बस गए, सारे सेनाध्यक्ष विदेश चले जाते हैं। तो पाकिस्तान में तो खुला खेल है, और पाकिस्तान की आवाम भी मानती है कि हमारी फौज भ्रष्ट है, और यही तो कारण है कि इस तरीके से फौज का वहाँ विरोध होता है, इस तरीके से जब पिटाई होती है, वहाँ कहाँ सेना का सम्मान है जो भारत के अंदर है। सर, एक खबर में और आपसे एक चर्चा कर लेता हूं क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना ये मिलकर, बल्कि इसको रिवर्स कर दीजिए, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलकर ये एक नया सार्क जैसा संगठन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो सार्क में हमारे यहाँ 2014 के बाद से सार्क की कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि हमारे और पाकिस्तान के संबंध कभी ठीक नहीं रहे। तो अब वो उन्होंने कहा है कि हम तीनों मिलके एक, पहले तो ये तीनों देशों का एक संगठन बनाएंगे, और फिर हम एशिया के आसपास के, साउथ एशिया के और देशों से को जोड़ने की उसमें कोशिश करेंगे। तो उसमें बांग्लादेश ने कहा हम तो तैयार हैं, नेपाल भूटान को कैसे लाओगे, वो इंडिया को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन ऐसा कोई संगठन क्या कामयाब हो सकता है बिना भारत के? सर, आपको याद हो तो हमने चर्चा की थी जब एससीओ की बैठक चल रही थी, तो एससीओ की बैठक में ये एक्सरसाइज हुई थी। मैंने उस दिन भी जिक्र किया था बार बार कि बांग्लादेश, ये चाइना और पाकिस्तान की बैठक अलग से एससीओ में हो रही है, और ये सारी एक्सरसाइज वहाँ पर लगातार हो रही है। इसका एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत ने एक तरह से सार्क सिस्टम को ख़त्म ही कर दिया। मेरे ख्याल से सार्क में जब नवाज शरीफ आए थे प्रधानमंत्री जी के पहले शपथ ग्रहण समारोह में, उसके बाद सार्क को लेकर कोई बड़ी बैठकें उस तरह से नहीं हुई है। तो सार्क एक तरह से अब रिडेंडेंट हो गया। सर एक लाइन जोड़ दूं, चाइना कभी तैयार नहीं होगा। चाइना जानता है कि दोनों इतने भीख मंगे कि पेन पेंसिल से लेके भी मुझे देना पड़ेगी ऑफिस के लिए, इनके लिए नहीं, लेकिन वो जियोपॉलिटिकल सारा मेरे पैसों में ये सर, आप उसको जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखिए। नहीं, हमारे लिए कोई चिंता की बात है, बड़ी चिंता की बात नहीं, चिंता के बाद से जियो स्ट्रेटेजिक तौर पर यदि आप देखेंगे, जिसको हम कहते हैं बड़ी चिंता की पर्ल रिंग, तो वो हमको घेरने के लिए तो वो काम कर ही रहे हैं। आपको जाकर के ये तीनों तो पहले से एक हैं, सवाल है क्या और कोई जुड़ेगा इनके साथ? बस एक चीज और जो समीर जी ने कहा, लोगों ने उसको समझा होगा कि मजाक है, तथ्य बता दूं, सार्क की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, और उसके लिए पिछले कई सालों से पाकिस्तान अपने हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन देना नहीं दे रहा, तो भिखमंगा है वो। ठीक है, नहीं इसमें तो कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आज समय इतना ही था। समीर जी, प्रोफेसर साहब, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 1 बजे आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी में।